नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रैक्टिस सेट में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस सेट कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। उसी क्रम में हम आप लोगों के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे पहले की वीडियो जो भी हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे के सारे वीडियोस को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग तैयार ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। और कितना नंबर आप अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बाबू, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? लूनी, चंबल, झेलम या सोन? बताइए, इनमें से सही आंसर क्या होगा? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है बेटा इसका लूनी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? तो लूनी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है लूनी नदी है, और ये लूनी नदी जो है राजस्थान के अजमेर ज़िले में है, ठीक है। अजमेर ज़िले में ये बहती है। और यह जो है कहाँ से निकलती है? तो नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर प्रवाहित होकर, कितना? नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर प्रवाहित होकर कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? तो विलुप्त हो जाती है। कहाँ पर जाकर? तो कच्छ के रण में, ठीक है। तो याद रखिएगा, लूनी जो है थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, मलेरिया और कालाजार किससे होता है? ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ। बताइए बेटा कि इसका राइट आंसर क्या होगा? मलेरिया और कालाजार किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। यहाँ पर हम मलेरिया की अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। कौन से, किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम नामक किससे? प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। इसका वाहक जो होता है वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है उत्पादक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोगों को पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सेवा क्षेत्र से संबंधित है तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम, ठीक है। दूसरा तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र, ठीक है, यानी कि सर्विस सेक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, लकड़ी उद्योग, शिकार, मछली पकड़ना, खनन, कच्चे माल और निष्कर्षण और उत्पादन में शामिल कोई भी उद्योग जो आते हैं, ठीक है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। कृषि, लकड़ी उद्योग, शिकार, मछली पालन, ठीक है, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र के ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या होते हैं? तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में जो उद्योग हैं, ठीक है, कृषि हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी उद्योग हो गया, शिकार हो गया, मछली पकड़ना, ठीक है। तो ये इनके ऊपर बेस्ड जो क्या नाम उद्योग होते हैं उनको हम द्वितीय क्षेत्र के उद्योग कहते हैं, ठीक है। जैसे कृषि और लकड़ी से आप वस्त्र, कपड़ा उद्योग, खाद्य उद्योग आदि जो प्राथमिक उद्योग आदि जो हैं ये प्राथमिक क्षेत्र पर ही आधारित है, ठीक है। अब वस्त्र की बात करें तो वस्त्र किस पर आधारित है? कृषि पर ही आधारित है। कैसे? तो वस्त्र उद्योग आधारित है कपास से आप रुई निकलता है, रुई से आप रेशा बनाते हैं, रेशा बना के उससे कपड़ा वगैरह बनाते हैं, ओके। तो वो द्वितीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। जो कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं उनको द्वितीय क्षेत्र का उद्योग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटक, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 22। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 25 है, ठीक है। ये जो है सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है, ठीक है।
यानी कि यहाँ पर चाहे वो भारत का हो चाहे विदेश का हो, कहीं का भी हो, सबको बराबर यहाँ पे संरक्षण मिलता है, ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 32 को देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अधिकारों को प्रदान करता है हमारा संविधान, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था? तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा अंग आसपास की ध्वनि को एकत्रित करता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा अंग आसपास की ध्वनि को क्या करता है? इकट्ठा करता है। कान का पर्दा, कर्णपाली या पिन्ना जिसे कहते हैं, श्रवण तंत्रिका, कर्णावत, कोचलिया। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है कर्णपाली यानी कि पिन्ना। ठीक है, कर्णपाली जो है हमारे आसपास की ध्वनि को क्या करता है? रिसीव करता है, एकत्रित करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? ध्वनि, दूरी, मौसम और गति। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो बाबू इसका जो सही आंसर वो है दूरी से संबंधित है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो दूरी होती है वो होती है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष याद रखिएगा दूरी का मात्रक है। ठीक है, दूरी इससे मापी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नटराज की कौन सी प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? चेरा, पल्लव, चोल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बाबू? तो इसका सही आंसर है चोल है। ठीक है, चोल वंश के जो संस्थापक थे वो विजयालय थे। कौन थे? विजयालय। ठीक है, विजयालय थे चोल वंश के संस्थापक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी? स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। चिंकिलिच खां, मार्तंड वर्मा, सआदत खां, हैदर अली। बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी, किसने रखी थी? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सआदत खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सआदत खां जो है इन्होंने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी 1724 ईस्वी में। कब रखी थी? 1724 ईस्वी में। और इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो राजधानी बनाया था फैजाबाद और लखनऊ में। कहाँ बनाया था? तो फैजाबाद और लखनऊ में अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है आँखें, जीभ, नाक और त्वचा। तो शरीर के किस अंग में होते हैं? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जीभ जो है वहाँ पर स्वाद संबंधी अभिग्राहक होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय हैं। अब इनमें से कौन है ये? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, गोल्फर हैं, तैराक हैं, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और ये महिला है, महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं सुतीर्थ मुखर्जी। ओके, अगला प्रश्न, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? किसके शासन में किया गया था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जिसको भी पता हो वो लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप अगली वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक जो है कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण कराया था। ओके, अगला प्रश्न, प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1994 में कहाँ किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है लंदन, पेरिस, ओस्लो, स्टॉकहोम। तो प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन जो है 1994 ईस्वी में कराया गया था। कहाँ पर कराया गया था? तो ये पेरिस में कराया गया था। पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है। क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव की एक अवतार को समर्पित है? तो यहाँ पे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर वगैरह आए, ऐतिहासिक स्थल आए, उनको जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव की एक अवतार को समर्पित है। ये कहाँ पर, कौन से मंदिर में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है, कादरी मंजूनाथ मंदिर में, ठीक है। कहाँ पर? कादरी काजूनाथ मंदिर, मंजूनाथ मंदिर, ठीक है। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति में के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं। तो टुंड्रा प्रदेश जो है उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ बहुत कम तापमान होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कम तापमान होता है और वर्ष भर जो है बर्फ से ढका रहता है वहाँ का जो स्थल है, ठीक है। यहाँ शीत ऋतु बहुत लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु काफ़ी छोटी होती है, ओके। अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगाइएगा, प्राकृतिक वनस्पति का विकास यहाँ सीमित होता है। ये तो बिल्कुल सही होगा क्योंकि वहाँ वर्ष भर तो बर्फ ही रहता है, तो प्राकृतिक वनस्पति भी वहाँ पे कम ही होंगी, ठीक है। दूसरी है, छोटी झाड़ियाँ इस वनस्पति का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये भी सही होगा, छोटी झाड़ियाँ ही होंगी, अगर होंगी भी तो, ठीक है, छोटी ही झाड़ियाँ होंगी। तीसरा है, यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताना कथन सही नहीं था। तो ये देखिए, समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, ये क्या सही है? नहीं, ठीक है, ये सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है, बिल्कुल गलत कथन है इसके लिए, इसीलिए ये ऑप्शन जो है सही माना जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? करेक्ट आंसर है पुडुचेरी को, ठीक है। अगला प्रश्न है, ताजमहल की प्रकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, औरंगाबाद में स्थित है। किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का एक प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है, ठीक है, उसको किस रूप में जाना जाता है? देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा मैं बता दूंगा, मैं बता देता हूँ पहले, उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रच्छन्न बेरोजगारी। लेकिन प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता क्या होती है, शून्य हो जाती है, शून्य होती है। यदि उन लोगों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो उनको निकालना ही सही है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जब निकाल दिया जाता है तो उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। मान लो कि किसी व्यक्ति का उत्पादकता क्या है, शून्य है, कृषि क्षेत्र में की बात हो रही है, तो कृषि क्षेत्र में जहाँ पे 20 लोग लगने हैं वहाँ पे 40 लोग लगे हैं या 10-25 लोग लगे हैं, ठीक, तो 5 लोगों की उत्पादकता क्या होगी, शून्य होगी, शून्य है, ठीक है। उनको निकाल भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 20 लोग तो उतने 20 लोगों का काम है, 20 ही लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको जब निकालेंगे तो वो बेरोजगारी कहलाएगी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो है कहाँ पर? तो बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, बिहार राज्य में स्थित है। बिहार के बारे में तो आपको पता ही है, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठ अधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? बताइए, ज्येष्ठ अधिकार का जो नियम था, पहले की बात हो रही है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जब आया था उससे पहले, ठीक है। तो क्या नियम था कि जो परिवार का या माता पिता का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, ठीक है, तो उसका अधिकार सबसे पहले होगा,
ठीक है, उसका अधिकार सबसे पहले होगा संपत्ति पर। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती थी, छोटे भाई को संपत्ति का अधिकार ना दिया, पता चला हड़प के बैठ गया, तो ठीक है, ये सब चीज़ों को निपटाने के लिए भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया 1956 में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 1956 में आया, और उसने सभी को एक बराबर संपत्ति का अधिकार दे दिया। ठीक है, यानी कि माता पिता के लिए सभी जो है उत्तराधिकारी समान है, सभी बच्चे जो हैं समान हैं, उनको जितना भी संपत्ति होगा बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 1956 में आया था। ठीक है, अब आप लोगों को ये बताना है कि ये जो है वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी वीडियो आप लोग देख पाएँ। ठीक है, आगे भी जितनी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो भी आप देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।